Hello everyone, this is CA Keval Mota and welcome to part 4 of exemptions. Okay, part 4 में हम miscellaneous exemptions cover करने वाले हैं. जो छोटे मोटे exemptions होते हैं जो इधर उधर बाकी सब notification 12 में है, वो सारे exemptions जो छोटे मोटे हैं that are covered in this point number 17, that is miscellaneous exemption. Okay, and then we are going to check out with IGST exemptions only important points. जो CGST exemptions जो हमने already देखे part 1 2 3 में and 4 में भी, they all are there in IGST notifications as well, but there are few extra. वो जो extra है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं. Clear है? So let us start with these exemptions. First one, services provided to recognized sports body. ठीक है, जो सर्विस ले रहा है वो कौन होना चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी होना चाहिए. ओके, अब जो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है उसको सर्विस किसने देना चाहिए? फर्स्ट वन, individual as a player, referee, umpire, coach, or team manager for participation in a sporting event organized by recognized sports body. ठीक है, अगर इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर इस तरीके से सर्विस दी जा रही है किसको? रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को फॉर अ इवेंट विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, देन इट इज एग्जेम्प्ट. क्लियर है? डन. अगर आपको क्वेश्चन में आता है कमेंटेटर ने सर्विसेज दिया है, बोलो. कमेंटेटर ने सर्विसेज दिया है रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को फॉर एन इवेंट विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी. क्या वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? आंसर इज टैक्सेबल होगा. क्यों? क्योंकि ओनली दिस काइंड ऑफ पीपल और दिस काइंड ऑफ सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट. जो लोग ये देते हैं ना सर्विस एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर, ये लोग अगर सर्विस दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है. इनके अलावा कोई भी सर्विस दे रहा है देन इट इज टैक्सेबल. क्लियर है? नेक्स्ट वन, बी में, अनदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी इज एग्जेम्प्ट. अभी इस सेंटेंस को अपन पूरा पढ़ते हैं. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय अनदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी इज एग्जेम्प्ट. क्लियर है? एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को दूसरा रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी सर्विसेज दे रहा है देन इट इज एग्जेम्प्ट. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, फर्स्ट वन डन. नेक्स्ट वन, रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस विच इज इंक्लूडेड इन ट्रांजेक्शन वैल्यू अंडर कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स. ठीक है, कस्टम वैल्यूएशन रूल्स में हम जब असेसेबल वैल्यू को अराइव करते हैं, ठीक है, उसमें काफी सारे एडिशंस होते हैं. ठीक है, तो उसमें एक एडिशन आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, रॉयल्टी एज अ कंडीशन ऑफ सेल, लाइसेंस फीस एज अ कंडीशन ऑफ सेल. ठीक है, तो जो रॉयल्टी, बरोबर है, जो रॉयल्टी ऐड हुई है असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के टाइम पर, उसके ऊपर ऑलरेडी आईजीएसटी हम पे कर रहे हैं एज अ कस्टम्स अंडर सेक्शन 37. ठीक है, 37 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट. इसके तहत हम लोग उस रॉयल्टी के ऊपर भी जीएसटी पे कर रहे हैं. सो गवर्नमेंट सेज कि जो रॉयल्टी जिस पे 37 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट का आईजीएसटी लग चुका है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. फ्रॉम जीएसटी दैट रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस वुड बी एग्जेम्प्टेड. डन. नेक्स्ट वन, जीटीए सर्विसेज टू रिसिपिएंट registered only for the purpose of deduction of TDS is exempt. जिन गवर्नमेंट एजेंसीज ने टीडीएस काटने के लिए डिडक्शन लिया हुआ है, अगर उन लोगों ने जीटीए सर्विसेज अवेल किया है देन दे आर एग्जेम्प्ट. ठीक है, ये जीटीए सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेंगी. ये हमने ऑलरेडी जीटीए सेक्टर में भी देखा था, चार्ज ऑफ जीएसटी में भी देखा था. क्लियर है? नेक्स्ट वन, सर्विसेज बाय स्पॉन्सरशिप ऑफ इवेंट organized by National Sports Federation, Indian Sport Council for Deaf, Paralympic, Indian Olympic Association are exempt. Clear है? अगर आप किसी इवेंट को स्पॉन्सर करते हो, जो इवेंट इन लोगों ने अरेंज किया है, इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, then those sponsorship services would be exempt from GST. Clear? Services by National Skill Development Corporation or Sector Skill Council in relation to recognized skill development program is exempt. अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का कोई सर्विसेज अरेंज कर रहा है, कौन? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और सेक्टर स्किल काउंसिल, देन इन दैट केस दैट सर्विसेज वुड बी exempt. ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न, ये हमने ऑलरेडी शेड्यूल 2 में देखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देखा हुआ है. क्लियर? देन लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस में भी हमने देखा हुआ है. Transfer of business as a going concern is an exempt service. Clear? Services by way of renting of residential dwelling for use as a residence is exempt. Very important point. Services by way of renting of a residential dwelling, not commercial dwelling. Residential dwelling को आप अगर रहने के लिए दे रहे हो किसी को, then it is exempt. For example, आप रहने के लिए कोई भाड़े के घर पे जाते हो, आपका रेंट है 10,000 रुपीज पर मंथ. ठीक है, now this rent is exempt. Why?
because the area which you are occupying is a residential dwelling and it is used for a purpose of residence, so it is exempt. However, अगर आप सर्विस अपार्टमेंट में रहते हो, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। सर्विस अपार्टमेंट मतलब क्या? देयर इज वन वन अपार्टमेंट जहाँ पर आप लोग फॉर फ्यू डेज रहते हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आप वहां पर स्टे करते हो, उसको बोलते हैं सर्विस अपार्टमेंट्स। सो सर्विस अपार्टमेंट के लिए ये 100% एग्जेम्पशन नहीं है, उनके लिए जो 1000 वाला एग्जेम्पशन है जो हम नीचे देखने वाले हैं उतना ही है, क्लियर है? सो सर्विस अपार्टमेंट अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो आपको 1000 तक एग्जेम्पशन पकड़ना है, उसके ऊपर पूरा टैक्सेबल, क्लियर है? उसके ऊपर इन द सेंस अगर 1200 चार्जेस है तो टोटल 1200 विल बी टैक्सेबल, ओके? तो सर्विस अपार्टमेंट अगर क्वेश्चन में आता है तो उसको 100% एग्जेम्पशन नहीं देना है आपको, ठीक है? ये बात आपको याद रखनी है। इफ इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट इज रेसिडेंशियल dwelling, then only 100% exemption would be there irrespective of the value recovered, clear? Services by hotel, inn, guest house, club or campsite etc for residential or lodging purposes, very important point, हर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रहना एग्जेम्प्ट नहीं है, ठीक है? रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में रह रहे हो आप, देन ओनली इट इज एग्जेम्प्ट। इफ यू आर रिसाइडिंग इन होटल, इन गेस्ट हाउस, क्लब और कैंप साइट और सर्विस अपार्टमेंट और बाय वॉट एवर नेम यू कॉल्ड, then it will be exempt only to the tune of rupees 1000. If your charges is per day charges, that is value of supply is less than equal to rupees 1000, then it is exempt, otherwise it is fully taxable, clear? Okay. Services by way of गिविंग ऑन हायर टू, अब हायर पे अगर आप देते हो किसको? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, क्या हायर पे देना आपको? एक व्हीकल या जो भी जीटीए का जो ट्रांसपोर्ट का व्हीकल होता है, दैट इफ यू आर हायरिंग इट टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अ मोटर व्हीकल विच इज मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल, आई एम द ओनर ऑफ एबीसी कंपनी, ठीक है, मैं एबीसी कंपनी का ओनर हूँ एंड आई एम गिविंग बसेस, ठीक है, बस है मेरे पास। अब ये बस मैं किसको दे रहा हूँ? बीईएसटी को दे रहा हूँ। बीईएसटी मतलब जो ब्रून मुंबई इलेक्ट्रिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है, बीईएसटी का जो फुल फॉर्म है जो भी है, अगर वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, क्लियर? एनएमएमटी, बीईएसटी, ठीक है, ये मुंबई की बातें हैं, मुंबई में बेस्ट करके बस चलता है। तो ये बेस्ट जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है उसको मैं क्या कर रहा हूँ? बस हायर पे दे रहा हूँ, ठीक है? बस में ऑब्वियसली कैपेसिटी इज मोर देन 12 पैसेंजर्स, सो बस इज सच अ मोटर व्हीकल, ठीक है, बस इज सच अ मोटर व्हीकल विच इज डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स ऑफ मोर देन 12। सो इन दिस केस हायरिंग ऑफ बस बाय मेसर्स एबीसी to state transport undertaking would be exempt from GST, clear है? Next one, services by way of hiring to GTA, a means of transportation of goods, very important point, ठीक है? अगर आप GTA को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए व्हीकल देते हो, देन इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ओके? थर्ड वन, services by way of hiring to motor vehicle for transportation of students, faculty and staff, ये हमने ऑलरेडी एजुकेशनल सेक्टर में कवर कर लिया, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन, ओके? नेक्स्ट वन, सर्विसेज बाय वे ऑफ हायरिंग टू लोकल अथॉरिटी एंड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल, अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल दे रहे हो किसको? टू अ लोकल अथॉरिटी, ठीक है, और टू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, देन इट इज exempt, क्लियर? इन सिंपल वर्ड्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, दैट फैसिलिटीज यहाँ पर उनको एग्जेम्प्ट करने की कोशिश की गई है। फिर जो एजुकेशनल पर्पस के लिए वो पूरा चेन था, याद है मैंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का आपको बताया था पार्ट 2 में, तो दैट लॉजिक इज ऑलरेडी कवर्ड। एंड देन इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स को एंकरेज करने के लिए ये पॉइंट नंबर डी का एग्जेम्पशंस लाया गया है, डन? ओके। पॉइंट नंबर 10, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस, ठीक है? टोल चार्जेस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, इट इज अ पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, टोल चार्जेस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। हाउएवर जो उनका अदर स्टेट का जो चार्जेस होगा, जो भी जीएसटी होगा, सॉरी स्टेट का जो भी टैक्सेस होगा वो लगेगा, स्टेट टैक्सेस, बट जीएसटी विल नॉट बी लेविड ऑन टोल चार्जेस। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, transmission or distribution of electricity by electricity transmission or distribution utility, electricity is exempt from GST, clear है? Okay.
services provided by an incubator up to the total turnover of rupees 50 lakhs in a financial year subject to these conditions. Total turnover had not exceeded rupees 50 lakhs during the preceding financial year, and a period of 3 years has not been elapsed from date of entering into agreement as incubator are exempt. Clear? अब इंक्यूबेटर का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं. इंक्यूबेटर मतलब कि ऐसा कोई एंटिटी जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है. क्लियर है? अब जीएसटी में जो इंक्यूबेटर है, ठीक है, इंक्यूबेटर एंड इंक्यूबेटीज, ये लोग को डिफाइन किया गया है. ठीक है, यहाँ पर चार्ट्स में लिखने का जगह नहीं है वो सब, एंड इट इज नॉट वेरी रेलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, इसीलिए मैं आपको ओरली बता रहा हूँ. ठीक है, टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क जो होते हैं दे आर इंक्यूबेटर्स. क्लियर है? अब उनके अंडर, ठीक है, एक एरिया होता है वो, उनके अंडर इंक्यूबेटी होती है. अब एक चार्ट्स में अपन समझते हैं, आ जाओ यहाँ पर. ओके, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क, टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क, इसका बहुत बड़ा नाम है, आप लोग रेफर कर लेना नोटिफिकेशन. ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क है, ए इज अ इंक्यूबेटर. ठीक है, इंक्यूबेटर. अब इसके साथ जो भी काम करेगा दैट इज स्टार्टअप्स, जो भी स्टार्टअप्स होती है जिनको टेक्नोलॉजी के फील्ड में एडवांसमेंट करना है, ठीक है, कोई नया टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, ठीक है, वो स्टार्टअप्स है. अभी उनको स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए इंक्यूबेटर विल प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटीज. ओके, इंक्यूबेटी. ओके, सो इंक्यूबेटीज मीन्स व्हाट? बेसिकली अ स्टार्टअप. ठीक है, जो स्टार्टअप्स है जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ एडवांसमेंट करना चाहती है एंड जो टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क के अंडर रजिस्टर्ड है, इनको बोलते हैं इनक्यूबेटीज. सो जो इनक्यूबेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उस सर्विसेज के लिए एग्जेम्पशंस दिया गया है. ठीक है, इनक्यूबेटर का काम क्या होता है? टू अरेंज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. ठीक है, अभी इनक्यूबेटी है, अभी अभी तो उसने स्टार्ट किया है काम. ठीक है, अभी से अगर वो रेंट भरेगा तो ब्रेक इवन कब करेगा? सो these incubators help in various ways to incubate to develop the startups. Okay, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दिया, रेंट पे ये जो जगह है वो उन्होंने शेयर्ड सर्विस के फॉर्म में दिया, एंड एक्सेट्रा बहुत सारी सर्विसेज देते हैं. क्लियर? सो इंक्यूबेटी और इंक्यूबेटर के बीच में एक अग्रीमेंट बनता है. क्लियर? एक अग्रीमेंट बनता है. इस एग्रीमेंट के तहत ये इंक्यूबेटी कहलाई जाती है. ठीक है, अंडर दिस एग्रीमेंट दिस इंक्यूबेटी इज डिफाइंड. ओके, सो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंक्यूबेटी आर exempt provided total turnover of that incubator in a financial year. इन अ फाइनेंशियल ईयर मींस करंट फाइनेंशियल ईयर, उसमें 50 लाख से कम है तो. ठीक है, एंड इसमें कंडीशंस भी है. कंडीशन क्या है? पिछले साल का टर्नओवर भी 50 लाख से कम होना चाहिए, एंड जो इंक्यूबेटर इंक्यूबेटी का एग्रीमेंट है उसको बने हुए 3 साल से कम होने चाहिए. ठीक है, 3 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए. इन सिंपल, 3 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए. ठीक है, 3 years has not been elapsed from the date of entering into agreement. इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो 3 साल तक ये एग्जेम्पशन रहता है, प्रोवाइडेड योर टर्नओवर इज लेस देन रुपीज 50 lakhs. अगर 3 साल के ऊपर जाता है आपका अग्रीमेंट से जो भी डेट है आज का तारीख, देन इट विल बी टैक्सेबल. ओके, डन. पॉइंट नंबर 13, सर्विसेज बाय वे ऑफ licensing, registration and analysis or testing of food samples supplied by FSSAI. ठीक है, FSSAI जो होती है वो एक बॉडी होती है जो फूड के जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होती है उसको गवर्न करती है. क्लियर? तो जो एफएसएससीआई को सर्विसेज देते हैं फॉर टेस्टिंग फूड सैंपल्स, दीज सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट. ठीक है, सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स इज एग्जेम्प्ट. नो नीड टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट. ओके, नेक्स्ट वन, सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंसेस सच एज bathroom, washroom, urinals, laboratories and toilets are exempt. ठीक है, जो भी पब्लिक प्लेसेस होती है जहाँ पर वॉशरूम्स क्रिएट किए गए, वो जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वॉशरूम वाली, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. क्लियर? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फीफा, फीफा इज फॉर फुटबॉल. ठीक है, एंड इट्स सब्सिडरीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली related to any of the events that is FIFA under 17 Women's World Cup 2020 to be hosted in India is exempt. अब ये होस्ट शायद हुआ नहीं क्योंकि कोविड की वजह से, आई थिंक सो बट आई डोंट नो एग्जैक्टली. Next is services by way of right to admission to the events organized under FIFA under 17 Women's World Cup 2020. Same goes for this. Okay.
Next, satellite launch services. This is amendment for your May 21, June 21 exams. Satellite launch services supplied by ISRO और अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन is exempt. ठीक है, अगर ISRO ने या तो फिर अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन ने सैटेलाइट लॉन्चिंग का सर्विसेज दिया हुआ है, they are exempt with effect from 16th October 2020. I hope these miscellaneous exemptions are clear to you. Done. ओके, जिधर इंपॉर्टेंट था उधर हमने प्रॉपरली डिस्कस किया, वैसे तो सब में ही डिस्कशन किया हुआ है. ठीक है. नाउ कमिंग टू आईजीएसटी एग्जेम्पशंस. अब आईजीएसटी एग्जेम्पशंस क्या होता है, ध्यान देना. सीजीएसटी में, सीजीएसटी एक्ट में जो नोटिफिकेशंस इशू होते हैं, दैट इज नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट. दिस इज नोटिफिकेशन फॉर एग्जेम्प्टिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज. ठीक है. Whereas notification 9/2017 integrated tax rate is a notification which exempts interstate services. ठीक है. जो नोटिफिकेशन 12 में है वो तो नोटिफिकेशन 9 में है ही है, बट नोटिफिकेशन 9 में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा है. वो क्या चीजें एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है वो हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे. ठीक है. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय. Import of services. What is the meaning of import of services? Import of services means where three conditions are fulfilled. First one, supplier is outside India. ठीक है. Recipient is in India. And third one is place of supply is India. Done. Place of supply India है. तो ये तीनों कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हो देन यू आर इंपोर्टिंग अ सर्विस. ओके. तो अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस कौन कर रहा है, सी जी, एस जी, यू टी, एल ए, गवर्नमेंट अथॉरिटी. ठीक है, यहाँ तक एक पॉइंट है, यहाँ तक एक पॉइंट है. ठीक है. अगर सी जी, एस जी, यू टी, एल ए, गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर कोई भी सर्विस इंपोर्ट करती है दैट इज एग्जेम्प्ट. ओके. एंड इफ इंडिविजुअल इज इंपोर्टिंग फॉर its personal purpose, that is other than business purpose, then also it is exempt. Very important point. Individual is importing for other than business purpose, then it is exempt. However, OIDR service are exclusion to this exemption. मतलब OIDR services are taxable. अगर कोई पर्सनल पर्पस के लिए भी OIDR सर्विसेज ले रहा है then also they are taxable. And in this case OIDR service providers are required to obtain registration in India, ठीक है, through their agent or their representative and pay taxes. यहाँ पर RCM नहीं है. However, if business entities import certain OIDR services, then RCM is applicable. I hope this is clear now. Okay. Next is 12AA entity, that is charitable institutions importing service for charitable purpose. Then also it is exempt. Clear? Okay. Next is importing services by way of online educational journal or periodical other than preschool HSC is exempt. ठीक है. Educational as a vocational course is exempt. Clear? मतलब अगर HSC के ऊपर वालों के लिए आपने import of service किया then it is exempt. अगर प्री स्कूल से HSC तक के लिए किया है then it is taxable. Educational as a vocational course is exempt. Clear? अब यहाँ पर एक एंट्री है, that is person located in non taxable territory. Person located in non taxable territory मतलब किसी बाहर वाले को सर्विस दिया. ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी बाहर वाले ने बाहर वाले को सर्विस दिया तो ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट आस्क फॉर टैक्स. ऑब्वियसली नॉट. बाहर वाले ने बाहर वाले को सर्विस दिया तो टैक्स इंडियन गवर्नमेंट क्यों ले. हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर दिस. However, there is an exception for this, which is OIDR services. Sorry, OIDR नहीं, sea freight. Sea freight services. That is, अगर आप import करते हो from a place outside India to custom station in India, then in that case जो भी import freight है, that is taxable for all these three person. Three मतलब कौन? CG, SG, UT, LA. ठीक है. Then charitable entities and person located in non-taxable territory. ठीक है. इन तीनों ने या इन तीनों में से कोई भी पर्सन ने अगर सी फ्रेट का सर्विसेज इनकर किया, दैट इज फ्रेट एक्सपेंसेस, देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ये हमने चार्ज ऑफ जीएसटी में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है. क्लियर? ओके. सो हियर वी end with import of service, that is first part. Coming to point number 2, services received by RBI from outside India in relation to management of forex reserve is exempt. Clear? Okay. Export of services to own establishment outside India is exempt if place of supply is outside India. अगर मैं अपने ही इस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करता हूं तो वो जीरो रेटेड नहीं है, दैट इज एग्जेम्प्ट. अभी इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं अपन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक लॉजिक समझ लेते हैं, काम आएगा कभी भी फ्यूचर में.
व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, बताओ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का क्या मीनिंग होता है? Where 5 conditions are satisfied. What are the 5 conditions? First one, supplier is located in India. Supplier India में है. Recipient is outside India. Recipient is outside India. Third one, place of supply is outside India. Fourth point, foreign currency is received or INR is received wherever permitted by RBI. Wherever permitted by RBI. Okay. And fifth point, very important point, बहुत important point है. Fifth one, not a merely establishment of distinct person, not a merely an establishment of distinct person. Clear? ठीक है. अब यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं अपने एंटिटी दैट इज मेरी ही एंटिटी को सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का ये फिफ्थ पॉइंट फुलफिल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मेरा इस्टेब्लिशमेंट है. तो इफ इट इज नॉट अ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, विल इट बी टैक्सेबल इन इंडिया? क्या वो टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस एग्जेम्पशन अवेलेबल. ठीक है, ये एग्जेम्पशन आने के बाद से, ये एग्जेम्पशन आने के बाद से द सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडियन यूनिट टू इट्स ओन एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट अ जीरो रेटेड. तो है ही, पहले से क्लियर है, जीरो रेटेड तो है ही नहीं वो, बट टैक्स भी नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है. समझ में आ रही है बात? अगर ये फिफ्थ कंडीशन मैं बोलूँ कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा? सिंस यू आर नॉट falling in the category of export of service, please give us tax. बट मैं बोलूंगा रुक जाओ, टैक्स मैं नहीं दूंगा. क्यों? क्योंकि दिस सर्विस इज एग्जेम्प्ट एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस टू ओन एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इज एग्जेम्प्ट इफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया. क्लियर है? ओके. सिंस इट इज नॉट अ जीरो रेट सप्लाई, रिफंड कैन नॉट बी क्लेम. इट इज वेरी नॉर्मल पॉइंट, आप रिफंड के चैप्टर में भी देख सकते हो, डिस्कशन किया है वहां पर हमने. Import of service by UN और specified international organization is exempt. ओके, अगर यूएन या तो फिर कोई स्पेसिफाइड इंटरनेशनल बॉडी सर्विसेज इंपोर्ट करती है, देन इट इज एग्जेम्प्ट. नेक्स्ट वन, सर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज इंपोर्टेड बाय एसईजेड फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस आर एग्जेम्प्ट. ठीक है, गुड्स या तो सर्विसेज जो एसईजेड इंपोर्ट करता है फॉर इट्स ऑथराइज्ड ऑपरेशंस, देन इट इज एग्जेम्प्ट. Next, government shares of profit from grant of license or lease to explore or mine petroleum crude or natural gas is exempt. ठीक है. अब इसका क्या मतलब होता है? हमने ओएनजीसी का एग्जांपल लिया था. क्लियर है? पेट्रोलियम जो हमने सीखा था, याद है? कॉस्ट पेट्रोलियम. अब उसमें जो होता है, जो माइनर होता है, ठीक है, दैट माइनर ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉयल्टी एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, दोनों देता है. ठीक है, रॉयल्टी प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट. So by this exemption, this share of profit received by government is exempt from tax. Okay, here we complete with the part 4 of this exemption chapter. I hope you have liked this lecture a lot. Thank you very much for your valuable time. Take care. Bye bye.